नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन, लंबी बीमारी के बाद दुबई के अस्पताल में ही ली अंतिम श्वास। पिकनिक जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल, सवार थे 34 छात्र, ड्राइवर बना रक्षक, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी में रामचरण, दोनों कर चुके हैं साथ में काम। डीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बुलावा, एलजी के पास फाइल 18 दिन से लंबित। दिल्ली से मुरथल की दूरी होगी अब 30 मिनट में तय, रैपिड मेट्रो से आसान होगा सफर, 1 घंटे में पहुंचेगी कर्नल। दिल्ली के स्कूलों में 2 साल से खाली पड़े थे पद, उपराज्यपाल ने दी भरने की मंजूरी। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। पहला खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आई है कि मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दुबई के अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुशर्रफ एमाइलाइडिस बीमारी से जूझ रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ था। 1947 में भारत विभाजन के कुछ दिन पहले ही उनका पूरा परिवार पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। उनके पिता पाकिस्तान सरकार में काम करते थे। बता दें कि साल 1998 में परवेज मुशर्रफ जनरल बने। उन्होंने भारत के खिलाफ कारगिल जैसे युद्ध की साजिश रची, लेकिन भारत के बहादुर सैनिकों ने उनकी हर चाल पर पानी फेर दिया। अपनी जीवनी द लाइन ऑफ फायर मेमोरी में जनरल मुशर्रफ ने लिखा कि उन्होंने कारगिल पर की कसम खाई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र के एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल एक निजी स्कूल के 34 छात्र बस में बारामती के मोर गांव से पिकनिक ट्रिप पर जा रहे थे। पुणे के भोरा कस्बे के चौपाटी इलाके में अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ में से बड़ा हादसा टाल दिया। ड्राइवर ने सड़क पर लोगों को चेतावनी दी कि बस का ब्रेक फेल हो गया है, वो चलती बस से दूर रहे। यहीं से नीचे पत्थर रखकर उसे रोक दिया। बस छात्रों के बरनघाट के रास्ते रायगढ़ किले की यात्रा के लिए ले जा रही थी। ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसका फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। घटना की जानकारी मिलने से पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए। वाहन चालक व विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सड़क पर लगे जाम को खाली करवाया गया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने बताया कि एयर पाइप फटने के कारण बस का ब्रेक फेल हुआ था। कहते हैं जिसका समय नहीं आता उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस हादसे में ये कहावत बिल्कुल सच साबित हुई है। इसलिए एक बड़ा हादसा होते होते ही टल गया। बस में सवार सभी छात्र और शिक्षक सुरक्षित हैं। सभी अभिभावकों ने ड्राइवर की सूझबूझ और साहस की सराहना की। इस वक्त देश भर के
फैंस की नजरें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी पर टिकी हुई है। रॉयल वेडिंग में कई जानी मानी हस्तियां शिरकत करने वाली है। ये जोड़े 6 फरवरी को जैसलमेर में शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिद्धार्थ और कियारा के लिए एक खुशी का पल है। साथ ही इनके परिजन इस वक्त बेहद खुश है। बताया जा रहा है कि इस शादी से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री के लोगों की उपस्थिति दर्ज करने की उम्मीद जताई जा रही है। मेगा पावर स्टार रामचरण जो बोआपति श्रीनु की तेलुगु फिल्म विनय विद्या राम के में कियारा के साथ को स्टार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें उनके भी समारोह में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक रामचरण कथित तौर पर अपनी पत्नी उपासना के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी में शामिल होंगे। कियारा ने कथित तौर पर रामचरण को अपनी शादी में आमंत्रित किया और आरआरआर स्टार से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद दी। हालांकि तक उनकी मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली वार्षिक भारत सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। विजन 2047 स्वतंत्रता के 100 वर्षों में भारत विषय पर यह सम्मेलन 11 से 12 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वार्षिक भारत सम्मेलन वैश्विक समुदाय के साथ अपने काम और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, सांस्कृतिक और अकादमिक विशेषज्ञों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। सम्मेलन में अतीत में भारतीय मंत्रियों से लेकर व्यापारिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों की मेजबानी करने का रहा है। इससे पहले नितिन गडकरी, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जोया अख्तर, विनोद राय, अजीम प्रेमजी, शशि थरूर, पी चिदम्बरम और महुआ मैत्रा ने सम्मेलन को संबोधित किया है। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को लोकतंत्र विषय पर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कहा गया है। देश में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए स्वाति मालीवाल भारतीय लोकतंत्र की नींव और अगले 25 वर्षों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस पर विचार रखेंगी। स्वाति मालीवाल भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका और आगे बढ़ने के तरीके पर जमीनी स्तर पर और नीतिगत स्तर पर अपने वर्षों के काम से अपने अनुभव को भी साझा करेंगी। यात्रा के लिए मंजूरी मांगने के लिए फाइल दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को 18 जनवरी को भेजी गई थी और ये अनुमोदन के लिए अभी भी लंबित है। अपने ढाबों के लिए मशहूर मुरथल राष्ट्रीय राजधानी और उनके आस-पास रहने वाले लोगों के लिए किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। हालांकि सबसे व्यस्त सड़क मार्गों में से एक दिल्ली मुरथल का रास्ता लोगों को अधिक समय के लिए सड़कों पर सफर करने को मजबूर करता है। ढाबों के शौकीन दिल्ली वासी लॉन्ग ड्राइव कर लगभग 70 किलोमीटर के सफर को करीब 1.5 घंटे में पूरा करते हैं। ये लंबा सफर जल्द ही लोग अब मात्र 30 मिनट में ही पूर्ण कर सकेंगे। करनाल और दिल्ली के बीच बन रहे आरटीएस कॉरिडोर यानी कि आरआरटीएस कॉरिडोर के बाद इस रूट को महज 30 मिनट में कवर किया जा सकेगा। वहीं दिल्ली और कर्नल के बीच भी यात्रा करने में लोगों का बहुमूल्य समय बच पाएगा। मौजूदा 2.5 घंटे के इस सफर को आरआरटीसी कॉरिडोर बनाने के बाद सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर सकेंगे। साथ ही महज 1.5 घंटे में लोग हिसार पहुंच सकेंगे। इस कॉरिडोर में हर 10 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन सफर के लिए उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 17 मेट्रो स्टेशन होंगे जो सराया कले खां, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुरार क्रॉसिंग, मुकरवा चौक, आलीपुर, कुंडली, केएमपी एक्सप्रेसवे, इंटरचेंज, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मुरथल, बारगी गनर,
समालखा, पानीपत साउथ, पानीपत नॉर्थ, पानीपत डिपो, घोंगरा और कर्नल पर बनाई जाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल बी.के. सक्सेना ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और उपशिक्षक अधिकारियों के 126 पदों को बहाल करने की मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी साझा की। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानाध्यापकों और उपशिक्षक अधिकारियों के ये पद पिछले 2 साल से अधिक समय से खाली पड़े हुए थे। माना जा रहा है कि अब जल्द ही इन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उपराज्यपाल ने शहर के शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित प्राचार्यों और उपशिक्षक अधिकारियों के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को रोक दिया है, क्योंकि ये पद भी 5 साल से अधिक समय से खाली पड़े थे। राजनिवास के अधिकारियों के मुताबिक उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली सरकार के कम कर्मचारियों वाले शिक्षा विभाग को विशेष रूप से राहत देने वाले एक कदम के तहत प्रधानाध्यापकों, उप शिक्षा अधिकारियों के 126 पदों को बहाल करने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में लंबे समय से रुके इन भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। न्यायालय में भी तिथियों के चक्कर में उलझे हुए लोगों को अब चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। ऐसे सभी लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नोडल अधिकारी लोक अदालत ब्रिजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा लखनऊ के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छोटे मोटे सभी वाद विवाद ऑन द स्पॉट ही निस्तारण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को न्यायालय में किया जाएगा, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे का भी ऑन द स्पॉट निस्तारण करने की पहल की जाएगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो मुकदमों की संख्या हो रही है उनको कम किया जा सके। इतना ही नहीं, वैवाहिक झगड़े, लेन देन सहित अन्य प्रकार के सभी सिविल मुकदमों का भी समाधान एक पटल पर ही किया जाएगा। बताते चले कि प्रतिवर्ष इसी तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो छोटे मुकदमे अदालतों में विचाराधीन है, अन्य प्रकार के जो आपसी झगड़े अन्य विभागों में देखे जा रहे हैं, उन सभी का निस्तारण किया जा सके। गौरतलब है कि गत वर्ष भी विभिन्न राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें आमजन वाद विवाद में उलझे हुए थे। उन्होंने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया था। उसका एक सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिला था। बैंक का विवाद, वैवाहिक विवाद या कोई भी ऐसा सिविल विवाद हो, उनके मौके पर ही निस्तारण भी हुआ था। ऐसे में अगर किसी का भी कोई भी विवाद चल रहा है तो वो इसी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। यूपी के गोरखपुर में एक युवक की खौफनाक करतूत से इलाके में सनसनी सी मच गई है। दरअसल युवक ने अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया और घर से 4 लोगों की डेड बॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह को लेकर युवक द्वारा पूरे परिवार का सफाया किया जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मामला गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव का है, जहां शनिवार की देर रात सब्जी विक्रेता, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई। रविवार सुबह कमरे से धुआं उठता दिखा तो आसपास के लोग अंदर गए तो चारों का शव एक ही बेड पर पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने चारों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव के लोग पारिवारिक कलह की बात कर रहे थे। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। गौरतलब है कि गांव का इंद्र बहादुर मौर्य सब्जी बेचने का काम करता था। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी पत्नी के साथ उसका अक्सर
विवाद होता रहता था। रविवार की सुबह उनके घर से धुआं निकल रहा था। अगल बगल के लोगों ने फाटक तोड़कर देखा तो इंद्र बहादुर, पत्नी सुशीला देवी, बेटी चांदनी और बेटा आर्यन का जला हुआ शव एक ही बेड पर उन्हें पड़ा हुआ मिला। महिला के शरीर पर कोई जगह काटने का निशान नहीं मिल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी और बच्चियों की हत्या किए जाने के बाद पति ने ही घर में आग लगाई। G20 सम्मेलन के लिए लखनऊ शहर को दुल्हन जैसा सजाया गया है। विदेशी मेहमानों को लुभाने के लिए कोई भी कसर जिला प्रशासन की ओर से नहीं छोड़ी गई है। यही वजह है कि इन दिनों लखनऊ में चारों ओर साफ सफाई का काम चल रहा है। इसके अलावा पूरे शहर के हर एक पेड़ पर फसाड लाइट लगाई गई है। यही नहीं, खाली पड़ी दीवारों पर भी लखनवी इमारतों की वॉल पेंटिंग करवाई गई है। चलिए, और शहर की पहचान बड़ा इमामबाड़ा G20 सम्मेलन में आ रहे विदेशी मेहमानों को अपनी ओर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वही वजह है कि इसे दूधिया लाइट से जगमग किया गया है। इसकी खूबसूरती इन दिनों देखते ही बन रही है। इसके आसपास खाली पड़ी दीवारों पर भी वॉल पेंटिंग की गई है। नवाबों की बनाई गई छतर मंजिल को 3 तरह की रंगों बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जो पल पल अपना रंग बदलती हुई दिख रही है। यूं तो छतर मंजिल भी तरह इसे जिला प्रशासन की ओर से सजाया गया है। इसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वही इमारत है जो बेहद जर्जर हो चुकी है। G20 को लेकर लखनऊ के हजरतगंज और गोमती नगर के सभी फाउंटेन को जमकर जगमग कर दिया गया है लाइटों से। इन फाउंटेन के आसपास कई तरह की लाइटों को लगाया गया है। छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर लाइट जल रही है, आसपास के पौधे पर भी लाइट लगा दी गई है। ऐसे में फाउंटेन भी विदेशी मेहमानों को आकर्षित करेंगे। बिहार के पटना के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब पटनावासी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से केवल 25 रुपए में एयरपोर्ट और एम्स जा सकेंगे। गांधी मैदान और दानापुर स्टेशन के लिए भी सीधे नगर बस सेवा की सुविधा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब मिल सकेंगी। शनिवार को चारों जगह से बसों का ट्रायल भी पूरा किया गया है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब 25 रुपए में एयरपोर्ट और एम्स पहुंचा जा सकता है। गांधी मैदान और दानापुर स्टेशन के लिए सीधे बस चलेगी। पहले चरण में 15 नगर सेवा के बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से चलेगी। पथ परिवहन निगम ने ट्रायल की सफलता का दावा किया है। नगर बस की वन स्टॉप तक न्यूनतम 6 रुपए किराया निर्धारित कर दिया गया है। नगर बस सेवा में बसों की संख्या बढ़ाकर अब 145 हो गई है। इसमें 35 एसी बसें और 105 नॉन एसी बसें फिलहाल चल रही हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बसों की संख्या बढ़ाकर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सेवा की तरफ शहरवासियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सभी नई बसों को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और बिहार रूट पर भी चलाने की योजना बना रही है। नगर बस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब एक भी डीजल बस नहीं रखी गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आगाज हो चुका है, जिसमें कबड्डी की स्पर्धा 4 से 9 फरवरी तक आयोजित होनी है। राष्ट्रीय स्तर के इस स्पर्धा में देश के विभिन्न प्रदेशों से शामिल दलों का एक दूसरे से सामना होगा, जिसमें शामिल बिहार के बालक व बालिका कबड्डी दल का भी अलग अलग स्पर्धा होना है। बिहार की ओर से चयनित बालक और बालिका के टीम में लखीमसराय भी अपने दावेदारी पेश करे तो 2 खिलाड़ियों के साथ अपना स्थान सुनिश्चित किए हैं। बालक दल में विकास तो वहीं बालिका दल में अशिका सांडिल के दाव से अब देश रूबरू हो पाया है। बताते चले कि प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे दल में शामिल ये दोनों खिलाड़ी बड़े
बढ़िया से है। बढ़िया नगर के वार्ड नंबर 4 रामचरण टोला निवासी राजीव कुमार के पुत्र विकास और वार्ड संख्या 22 निवासी धर्मेंद्र प्रसाद की पुत्री आशिका सांडिल्य पहले भी स्टेट और नेशनल स्तर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। बालक व बालिका टीम के कोच क्रमशः अभिनव कुमार और भवेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। मजबूत दावेदारी के साथ बिहार की टीम खेलो इंडिया में अपना दमखम दिखाएगी। बता दें कि प्रतिभागी खिलाड़ियों के चयन के लिए बीते 11 से 31 जनवरी तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिविर लगाया गया था, जिसमें बेहतर बिहार टीम के खिलाड़ियों का चयन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब कारोबारी खुद ही अनोखे तरीके से शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं। जागरूकता की इस नई पहल की शुरुआत जहांगीराबाद इलाके से हुई है। यहाँ एक कारोबारी ने अपने शराब के दुकान के पास दूध का स्टॉल लगा दिया है। उन्होंने लोगों को शराब नहीं पीने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने दूध के स्टॉल पर बाकायदा पोस्टर लगाया है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जहांगीराबाद इलाके में अपनी शराब दुकान के पास दूध का स्टॉल सनी सिंह ने लगाया है। शराब के साथ साथ उनके कर्मचारियों ने वही दूध भी बेचा। सनी सिंह ने बताया कि उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए दूध का स्टॉल लगाया है। इस दूध के स्टॉल पर बैनर भी लगाया गया है। इस पर लिखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को शराब पीनी है वो इस दुकान से शराब खरीद सकता है, लेकिन जिसे अपनी सेहत ठीक करने के लिए दूध पीना है तो वो भी दुकान के पास लगे स्टॉल से दूध ले सकता है। यहाँ दूध का एक गिलास 20 रुपए में मिल रहा है। बता दे सनी सिंह ने शराबबंदी का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि शराब उनका कारोबार है, उनकी रोजी रोटी है, जबकि शराब की बुराइयों के बारे में लोगों को बताना उनका सामाजिक धर्म है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।